क्या ये कानून खत्म होने जा रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब के रास्ते साफ किए जा रहे हैं? दरअसल कानून कोई भी काला नहीं होता, उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जो हैं वो काले और सफेद होते हैं। कानून का मसला नहीं है, मसला है उसकी तशरीह का। अगला वजीर आजम इस वक्त तक पीपल्स पार्टी से है। अच्छा। मरियम को शायद वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं है। इमरान खान साहब को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात के अंदर से ही कुछ लोग इस कानून के मुखालिफ बात करें। ये छठी उंगली थे, ये इमरान खान अकेले होंगे और वही टांगा पार्टी बन जाएगी। वो अपने मुफादात के लिए आए हैं। खुसरो बख्तियार यहाँ पे क्या करने आया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, जो कानून पास हुआ जिसके तहत नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए 62(1)F वो शिक है, जिसकी बेस पर हमने देखा फैसल वाडा साहब नाअहल हुए, नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और जहांगीर तरीन साहब भी उसी कानून की जद में आए। ये कानून क्या है बेसिकली, और अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो इस पर बात की है वो किस कंटेक्स्ट में की है? क्या ये कानून खत्म होने जा रहा है? क्या नवाज शरीफ साहब के रास्ते साफ किए जा रहे हैं, या के सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे के सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं? इस वजह से इसको हटाया जाना वक्त की ज़रूरत है। क्या मसाइल हैं, क्या इनके हल हैं, इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राव अवैस साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में 62(1)F चीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, 62(1)F इस वक्त क्यों डिस्कशन में है, क्योंकि इस वक्त जो आपके सियासी हालात आगे बनने जा रहे हैं उन्हें 62(1)F की ज़रूरत है। अच्छा। इसी की इंटरप्रिटेशन ने आगे जहांगीर तरीन को सियासत में वापस लाना है, इसी की इंटरप्रिटेशन ने नवाज शरीफ को वापस लेके आना है, और इसी कानून के बारे में आपके चीफ जस्टिस ने कहा कि ये काला कानून है। दरअसल कानून कोई भी काला नहीं होता, उसकी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जो हैं वो काले और सफ़ेद होते हैं। आप दुनिया का जितना मर्जी अच्छे से अच्छा आइन बना लें, लेकिन उस आइन की तशरीह करने वाले और उस आइन के तहत मुल्क को चलाने वाले अगर अहल नहीं है तो वो आइन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और कितना हल्के से हल्का और घटिया से घटिया आइन आप ले आएँ, लेकिन उसको समझने वाले और उसको चलाने वाले अगर समझदार हैं तो वो ही आइन आपके नसीब बदल देगा। पहले 62(1)F के तहत एक वजीर आजम को चूना लगाया गया, उसे घर भेजा गया, उसके बदले में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट की नाकामी के बाद दोबारा उस सिस्टम को वापस लेके आना है। आप सही कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि ज़रूरत के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग अपने मफादात के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आप क्या समझते हैं? ज़ियाउल हक के दौर के बाद हमने देखा कि ये शिक बाकायदा तौर पर सादिक और अमीन होना कंपलसरी जो है वो करार दिया गया। आप क्या समझते हैं कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें आई, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई, काफ लीग की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया? या इसको असल में मसला तशरीह का आ रहा है? और जितने भी हमने एनालिस्ट की इस पे तज़िये देखे हैं वो यही कहते हैं कि कानून का मसला नहीं है, मसला है उसकी तशरीह का, यानी जो बताया नहीं गया कि नाअहली की टर्म कितनी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतनी हुकूमतें गुजरी हैं, उनमें ये चीज़ डिफ़ाइन क्यों नहीं की गई? देखें, जो बनाने वाले होते हैं ना, जो सिस्टम चलाने वाले होते हैं वही आइन बनाते हैं, और वो हमेशा आइन के अंदर कोई ना कोई ऐसा लकूना छोड़ते हैं जिसकी बेस पे वो इस मुआशरे के अंदर बरतरी हासिल करते हैं, और वो उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर एक चीज़ काला और सफ़ेद बिल्कुल सामने रखी हुई हो तो फिर जाहिर सी बात है उस मामले में तो फिर आपको अदालत में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और जिनको सबसे ज़्यादा मफादात हैं इस आइन में जो है वो तोड़ मरोड़ करने की, या आप इस तरह की शिकों की बात करें जिनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप समझते हैं उनको इस तरह की चीज़ की ज़रूरत भी है? वो तो चाहें तो वो पूरे के पूरे आइन को लपेट के रख दें। देखें, आप बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की, यकीनन आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जो टर्म है ना, ये बहुत वसी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो अस्करी इदारे हैं हमारे, उनके जो टॉप के जो जनरल्स हैं वही इस्टेब्लिशमेंट है। आपके जो पिछले 2 वजीर आजम हैं वो जुडिशरी ने घर भेजे, तो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, जिनके हाथ में पावर है, चाहे वो ओहदे हैं चाहे वो लोग हैं, वो सब एक आपस में मिलके जब वो डिसाइड करते हैं कि हमने अब इस मुल्क को
इस तरीके से चलाना है। शायद नीयत उनकी ठीक भी हो, लेकिन तजर्बा नाकामी का नुकसान हमेशा पाकिस्तान को होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप जो तजर्बा करता है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि आपने इस मुल्क के साथ आपने पोलो खेल दिया, आखिर आपको कोई पूछने वाला है। डायरेक्टली अगर इस कानून का सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखें तो वो पीटीआई को हुआ, इमरान खान साहब को हुआ कि नवाज शरीफ साहब नायल हुए, वो ग्राउंड से बाहर हो गए, अकेले खेल के इमरान खान साहब वो इलेक्शन जीते। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात के अंदर से ही कुछ लोग इस कानून के मुखालिफ बात करें, कुछ इस कानून के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि इनकी इंटरप्रटेशन जो है वो दोबारा से होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब का भी आपने बयान सुना होगा, हामिद खान साहब का भी आपने बयान सुना, और इस तरह से दूसरे भी लोग। तो आप क्या समझते हैं, एक ही जमात एक ही मौक़िफ़ पर क्यों नहीं आ रही, और क्या कुछ लोगों के मफादात मुख्तलिफ हैं, कुछ के मुख्तलिफ हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ कोई जमात ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये एक गाड़ी है जिसका इंजन इमरान खान है और जिसकी बॉडी अवाम है। बकाया कहीं से टायर खींच के ले आए, कहीं से मडगार्ड खींच के ले आए, कहीं से कुछ खींच के ले आए। ये सारे के सारे वो लोग हैं, आप अक्सरियत को उठा के देख लें, जिनकी सियासी जमातें, जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं और जो इवन सूबों की भी कुछ बड़ी जमातें हैं, वहाँ पे इनके लिए कोई स्पेस नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हर दौर में इनको इक़्तिदार की हवा जो है वो झूला झूलने का इनको शौक होता है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्कार्डेड थे, ये छठी उंगली थे ये सियासी निज़ाम के। लेकिन ये छठी उंगली हमेशा ही पाकिस्तान के निज़ाम में और ख़ास तौर पे इक़्तिदार की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए ये अहम होती हैं। और ये वही उंगलियां हैं, जब इमरान खान की मकबूलियत जो है और अगर वो कबूल ना हुए तो ये सारी आपको नजर आएंगे, ये सब उड़ा जाएंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। इमरान खान अकेले होंगे और वही टांगा पार्टी बन जाएगी। नहीं, आप क्या समझते हैं? आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर, यानी आपके मुताबिक पीटीआई के कुछ लोग जो हैं उनके मफादात इमरान खान साहब के मफादात से मुख्तलिफ हैं? 80% लोगों के अपने मुफादात हैं, वो अपने मुफादात के लिए आए हैं। खुसरो बख्तियार यहाँ पे क्या करने आया है? आइडियालॉजी को का फ़रोग देने के लिए आया है। इसके अलावा जितने भी इलेक्टेबल्स यहाँ पे बैठे हैं, मज़ारी लगारी दूसरे, आप जितने भी आप उठा के देख लें खोसे, ये क्या, ये जमहूरियत की बालादस्ती के लिए आए हैं, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं। इनके बाप दादा पिछले 70 साल से इस मुल्क के ऊपर बराजमा है, वो कौन सी तब्दीली लेके आएंगे इस मुल्क के अंदर? अगर कुरान और हदीस से देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें सादिक और अमीन के क्राइटेरिया पे पूरे उतरने वाला शख्स जो है वो मिलना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि कोई एक ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जो मुकम्मल तौर पे उस पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो? देखें, सबसे ज़्यादा भरोसा इंसान को अपने ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा वो अपने आप को समझता है, सबसे ज़्यादा काबिल वो अपने आप को समझता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी सादिक और अमीन के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। ये सादिक और अमीन की टर्म किसी और के लिए थी, इसे इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, इसको ज़्यादा दौर के अंदर लाया गया और बाद में आज भी अभी भी आपके आइन के अंदर कई दर्जन ऐसे लकूने हैं जो अगले आने वाली कई दहाइयों तक वजीर आजमों को घर भेजते रहेंगे। आज 62 डिस्कस हो रहा है, कल को 362 डिस्कस हो रहा होगा, परसों को कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। तो बात यह है कि जब आपने किसी को घर भेजना होता है तो सिर्फ आपने बहाना बनाना होता है। यहाँ पे ना कोई मेरिट है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई कानून की बालादस्ती है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो गोद में बैठ जाता है सिस्टम उसको सपोर्ट करना। आपको क्या लगता है, मरीम नवाज साहब नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएंगे और ये जो कानून है इसकी तशरीह होने के बाद दोबारा से अहल होंगे अगले इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ साहब? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये सब इत्तेफाक है, ये सब इत्तेफाक है कि इमरान खान घर चले गए, इनकी हुकूमत आ गई, MQM ने इनको सपोर्ट कर दिया, काफ लीग के 2 MNA टूट के इनके साथ आ गए, अदालतों में फैसले शुरू हो गए, नैब के कवानीन आगे पीछे हो गए, तोशा खाना खुल गया, कभी कुछ खुल गया, कभी इलेक्शन फॉरेन फंडिंग खुल गया, इसके पासपोर्ट वापस आना शुरू हो गए, अपना चेयरमैन नैब लगा दिया, नैब ने उसकी पैरवी करना छोड़ दी। सब कुछ खुल रहा है जनाब, सब कुछ खुल रहा है। कौन अगला वज़ीर आज़म इस वक्त तक जो ज्यादातर चांसेस हैं, अगर इनकलाब ना आया, अगर इमरान खान जो के मुसलसल सरप्राइज देते आ रहे हैं, तो इमरान खान की जो साजिशी थ्योरी हैं, अमेरिका से गुलामी है, साइफर है और इस तरह की दीगर चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब हवा में मौलिक है, इन्हें नीचे आना है। और जब ये नीचे आएंगी तो वो मासूम लोग जो इमरान खान की तरह के ख्वाबों की
और जहनी अय्याशी का शिकार हो चुके हैं। हाँ, वो ख्वाब खरीद चुके हैं, वो बेचारों को वापस करने पड़ेंगे दोबारा पुरानी जो है ना। कौन अगले वजीर आजम आप समझते हैं? अगले वजीर आजम नवाज शरीफ है? अगला वजीर आजम इस वक्त तक पीपल्स पार्टी से है। अच्छा। मरियम को शायद वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। अच्छा। हमजा को साइड पे किया जाए। अच्छा। और उसके बाद इमरान खान के नसीब में मुझे अभी फिलहाल अगले 4-5 साल ख्वारी लग रही है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राव अवैस साहब, जिन्होंने हमें बताया कि अगला जो सेटअप आ रहा है, जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद उनको क्या लगता है कि कौन पाकिस्तान का अगला वजीर आजम होगा, कौन वजारत आला पंजाब की कुर्सी पर बराजमान होगा, और ये जो सारी सूरत हाल, सारी कंडीशंस उन्हें नज़र आ रही हैं, ये किसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि असल में ये सारे मफादात किन चीज़ों से कैसे जुड़े होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।